कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एंग्री यंग मैन के अवतार में दिखे। खूब गरजे, खूब बरसे, दिल से बोले, दो टूक बोले। कांग्रेस मुक्त भारत का हुंकार भरने वाले नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। ललकारने वाले अंदाज में राहुल ने कहा, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं, एक सोच है जिसे मिटाने का दम भरने वाले खुद ही मिट गए। 1 घंटे के भाषण में राहुल ने सड़क पर संघर्ष करने वाले कांग्रेसी सिपाहियों की आवाज उठाई, महिलाओं का मुस्तकबिल बदलने की बात की, मिडिल क्लास के हक के झंडाबरदार बनकर 5 फीट दूर बैठे पीएम मनमोहन सिंह से 9 सिलेंडरों की संख्या को 12 करने की नाटकीय मांग की। यह राहुल की जुबान से निकली आवाज थी, सो सरकार के कानों तक गई और फौरन सिलेंडरों की तादाद 12 करने पर अमल शुरू भी हो गया। खैर, राहुल ने कांग्रेस के सुनहरे इतिहास के पन्ने भी पलटे, मौजूदा मुकाबले की बुनियाद भी रखी और सत्ता में आने की भविष्यवाणी भी कर दी। विपक्ष पर मुहावरों के हथियार से वार करते हुए यह तक कह डाला कि पुराना विपक्ष तो गंजों को कंघा बांट रहा था और नया विपक्ष गंजों का हेयर कट करा रहा है। राहुल की गर्जना से कांग्रेसियों में जोश आ गया, लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो राहुल के भाषण से पहले ही मोदी को चाय का स्टॉल लगाने की फ्री एडवाइस देकर हंगामा खड़ा कर दिया। मणिशंकर ने कहा कि मोदी सिर्फ चाय बेचने लायक ही हैं और 21वीं सदी में वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आक्रामक होकर राहुल मोदी को मात दे पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय बेचने लायक हैं? और क्या मोदी 21वीं सदी में पीएम नहीं बन सकते? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज किसने क्या कहा। कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। आज बेहद आक्रामक थे राहुल गांधी। पूरे देश से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जुटे हजारों कांग्रेसी सिपाहियों के सामने पूरी ताकत से गरज रहे थे राहुल। 3000 साल से चली आ रही है। देश को 21वीं सदी में ले जाने का फॉर्मूला बता रहे थे। हिंदुस्तान के तख्त की सबसे बड़ी लड़ाई में उतरने से पहले पूरी एनर्जी के साथ बीजेपी को ललकार रहे थे। अमिट सोच वाली पार्टी के दर्शन का बखान कर रहे थे। पार्टी के सुनहरे अतीत के पन्ने पलटते हुए ये बता रहे थे कि जिसने भी कांग्रेस को मिटाने का ख्वाब पाला वो खुद ही मिट गया। साथ ही ये वादा भी कि चुनाव वही लड़ेगा जो संघर्ष करता है। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है। और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया। हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। राहुल खूब बोले, दिल से बोले, खुद को कांग्रेस का सिपाही बताया, बीजेपी पर बरसे, तंज के तीर चलाते चलाते मुहावरों के जरिए चुनावी मोर्चा खोलकर आर पार का सिग्नल दे दिया। अब नए लोग आए हैं। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंधे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेरकट शुरू कर दिए। अब बात आई, किसान मजदूर के हिमायती बने राहुल। 9 सिलेंडरों को 12 तक करने की मांग उठाकर मिडिल क्लास की सहानुभूति लेने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें। युवाओं और महिलाओं से पूछकर मैनिफेस्टो तैयार करने की बात भी कर दी, लेकिन विपक्ष तो जैसे कुछ और ही सोचकर बैठा था। राहुल का भाषण खत्म होने का इंतजार कर रही बीजेपी तपाक से बोल पड़ी कि कांग्रेस के पास तो कप्तान ही नहीं है, फिर चुनाव क्या लड़ेगी। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में रिंग में बिना कैप्टन के उतरना चाहती। लड़ाई के परिणाम से पहले ही कांग्रेस हार स्वीकार कर रही। जिस वक्त तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ताल ठोक रही थी, उसी वक्त आया एक और बयान बीजेपी के सीने में नश्तर चुभो रहा था। यह बयान था कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर ने देश के सामने अजीबोगरीब वादा करते हुए मोदी को एआईसीसी की बैठक में चाय का स्टॉल लगाने की मुफ्त सलाह दे डाली। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अब मणिशंकर अय्यर की इस भविष्यवाणी में तथ्य और सत्य कितना है, ये तो महाभारत के नतीजों का गणित बताएगा, लेकिन उत्साह की पराकाष्ठा का परिचय देने वाला ये बयान बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पर सीधा हमला था। लिहाजा अपनी पार्टी के पीएम इन वेटिंग का कवच बनकर खड़ी बीजेपी ने फौरन मणिशंकर अय्यर को कोसना शुरू कर दिया।
कौन चाय का स्टॉल लगाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। कौन चाय का स्टॉल लगाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जाहिर है बीजेपी मोदी पर दांव लगाकर अजेय होने का सपना देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी वाकई 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और क्या राहुल की आक्रामकता मोदी का मुकाबला कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव नजदीक है, अगले 4 महीने के भीतर चुनाव होने हैं और राहुल आज बेहद आक्रामक, ये आक्रामक अंदाज राहुल का आमतौर पर कभी दिखता नहीं है। लेकिन राहुल आक्रामक थे। क्यों आक्रामक थे? और राहुल की आक्रामकता के ठीक पहले, उनके आक्रामक भाषण के पहले मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और साथ में यह भी कह दिया चाहे तो यहां स्टॉल लगा सकते हैं। यह बयान कभी नरेश अग्रवाल ने दिया था और काफी फजीहत हुई थी, और उसके बाद नरेश अग्रवाल ने सफाई भी दी थी। लेकिन मणिशंकर अय्यर 2 कदम आगे निकले, उन्होंने कहा हम यहां स्टॉल दे सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल, रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस नेता, कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीता बहुगुणा जोशी, आज इतने जोश में क्यों थे राहुल गांधी? इतने आक्रामक क्यों थे राहुल गांधी? ये अंदाज राहुल गांधी का है नहीं। उनके चेहरे की भाव भंगिमा एकदम 70, 72, 75 के दीवार और जंजीर के अमिताभ बच्चन जैसी लग रही थी, 70 के दशक के। देखिए, हमारे कमांडर इन चीफ हैं। 2014 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं। अब पार्टी की कमान करीब करीब उनके हाथ में है और 2014 का चुनाव 3 महीने दूर है। तो एक कमांडर इन चीफ के तरह उन्होंने आज अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, जो हमारे नेता आए थे जगह जगह से, उनको ललकारा है और उन्हें एक नई दिशा दी है, एक निश्चित दिशा दी है कि किस तरह से जो विपक्ष का कुप्रचार है, किस तरह से वो झूठ को सच बनाने में, और हमारी जो पिछले 5 साल की कुछ कमियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा के एक बहुत व्यापक रूप में जनता के सामने रीता बहुगुणा जोशी, आप कह रहे ललकारा है। अगर राहुल गांधी ने आज ललकारा है, मुकाबला करते हुए रीता बहुगुणा जी, ये नरेंद्र मोदी की ललकार का असर है कि राहुल गांधी आज ललकारने के लिए कार्यकर्ताओं पे अब ललकारेंगे। जब 3 महीने बाद चुनाव होने, जब 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया, तब होश में आया कि अब ललकारने की जरूरत है, सोते हुए कार्यकर्ताओं को जगाने की जरूरत है। राहुल जी ने कोई नई बात नहीं करी। पिछले 10 साल से जो बात कह रहे थे उसी बात को उन्होंने और भी जोरदार तरीके से अपनी पार्टी की विचारधारा, भारत की संस्कृति और अपना जो हमारी उपलब्धियां हैं उन सबको जोड़ते हुए, और विपक्ष में खास तौर से जो एक सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो हमारे देश की सांस्कृतिक सोच से बिल्कुल भिन्न हैं, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, उनको आगाह करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए। चलिए रीता बहुगुणा जी, और मैं आपके पास आएंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल। रीता बहुगुणा जी, उनकी स्पीचेस में जी रीता बहुगुणा सबसे उत्कृष्ट उनका भाषण जी उत्कृष्ट था, जोश से लबालब था, जोश में थे राहुल गांधी। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, ठीक है, आप सांप्रदायिकता की बात करने लगी, आने वाले समय में हम यही देखेंगे, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। राहुल गांधी ने एक तरह से चेतावनी, धमकी, जो भी कहे उस अंदाज में दिया कि 3000 साल पुराने सोच की बात करते हुए कहा कि गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, विपक्षियों को इतिहास देखें। जो सोच अशोक में थी, जो सोच गुरु नानक में थी, जो सोच अकबर में थी, वो सोच कांग्रेस में है, और ये सोच 3000 साल से नहीं मिटी। आप नहीं मिटा सकते। जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो अपने आप में मिट गया। ऐसे बात करें जैसे सम्राट अशोक, अकबर, गुरु नानक, ये सारे लोग कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर थे। नहीं, देखिए, उनकी कहना था कि जब ये प्रहार होता है कांग्रेस मुक्त भारत, उनका कहना था कि कांग्रेस कोई पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस उस विचारधारा को लेकर संजो के और काम कर रही है जो 3000 साल पुरानी सोच है, और भारत की सोच को आप मिटा नहीं सकते। नहीं, लेकिन जब भारत की सोच को नहीं मिटा सकते, अगर आप हमारे एकीकरण की परंपरा को नहीं मिटा सकते। 5 दिन पहले एक हिंदी अखबार के इंटरव्यू में भी उन्होंने सम्राट अकबर और सम्राट अशोक की बात, बादशाह अकबर और अशोक की बात की थी। मैं ये पूछ रहा हूं, बादशाह अकबर, सम्राट अशोक और उसके पहले और चले जाएं 2000-2500 साल पहले, उन सब से जो मिसालें लाकर ला रहे हैं, उनसे कांग्रेस की नीति और सोच का क्या रिश्ता है? क्यों आप सम्राट अकबर, अशोक और बादशाह अकबर के साथ अपने को खड़े देखते हैं? और पिछली बार उन्होंने औरंगजेब भी कह दिया था नरेंद्र मोदी को, बिना नाम लिए। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे देश की जो सोच है विश्व कुटुंबकम की है।
हमारे इस देश की सोच को सबको एक लेकर चलना है। भारत एक यूनिट है। भारतवर्ष में जो भी रहते हैं, कोई नस्ल हो, कोई जात हो, कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, कोई रंग हो, कोई भेद नहीं, सब भारतीय हैं, उनको लेकर चलना है। ये सोच उन बड़े महापुरुषों की थी जिन्हें हमने महान की उपाधि दी, जो कांग्रेस में नहीं थी, जो कांग्रेस के नहीं थे। चलिए रीता जी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये सोच है, जी सोच है, ये बिल्कुल सोच है। और उसमें एक चेतावनी है कि जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया। ये चेतावनी किसके लिए है हम समझते हैं। हमारे साथ कुछ देर में बीजेपी नेता होंगे, उनसे हम बात करेंगे। रीता जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल किस ढंग से, राहुल का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो तेवर था, जिस ढंग से उन्होंने कहा, हालांकि बहुत सकारात्मक बातें कही, जैसा कि रीता बहुगुणा करें, कार्यकर्ताओं को उन्होंने ललकारा, जोश में भरने की कोशिश की। माना जाए कि राहुल गांधी अब जोश भर रहे हैं, वक्त कम है, 3 महीने में मैदान में उतरना है, ये जोश उन्हें सत्ता तक ले जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सत्ता तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा इस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस इस समय सांगठनिक रूप से अपने इतिहास के सबसे बुरे दौरों में से एक दौर में से गुजर रही है। और पिछले चुनाव में जो स्थिति हुई है, और खास करके आम आदमी पार्टी के उदय के बाद जो स्थिति बनी है, आप इस बात पर ध्यान दें अजीत जी कि आम आदमी का मुहावरा असल में कांग्रेस का मुहावरा था। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। राहुल गांधी की आज की स्पीच असल में उस मुहावरे को फिर से हासिल करने की कोशिश थी, उस मुहावरे को रिक्लेम करने की कोशिश थी। दूसरी ओर वो न केवल कार्यकर्ता को बल्कि कांग्रेस के संभावित वोटर को उत्साह से भरने की, जोश दिलाने की कोशिश थी, जो कि स्वाभाविक है, उनको करना भी चाहिए। दिक्कत लेकिन ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरह के जोश का उन्होंने आज के भाषण में प्रदर्शन किया, उसको वो अपने अगले 3-4 महीने के व्यवहार में बनाए रख पाएंगे या नहीं, उस जोश को कांग्रेस के बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे या नहीं। क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये हुई है पिछले कुछ सालों में कि आम कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस का जो रोजमर्रा का कार्यकर्ता है, वो निर्णय में, संगठन में लगातार उपेक्षित और हास्याकृत होता चला गया है। तो सवाल और एक बात और जी, राहुल गांधी की समस्या ये रही है कि अभी ये शायद जो 4-5 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें पहली बार शायद उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई रिलक्टेंस नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मैं आऊंगा। पार्टी जो भी कहेगी मैं करूंगा, पार्टी का सिपाही हूं। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स अगर आपको करनी है और इस ऊंचे स्तर पर करनी है, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं चल सकता। या तो आप पॉलिटिक्स में हैं या नहीं है। तो रिलक्टेंस वहां कहते हैं नहीं है, लेकिन जब बात आती है, बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि अगर कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी ले, सीधे तौर पर मैदान में आए, तो कमांडर इन चीफ रीता बहुगुणा जोशी तो कह रही हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ, उसमें राहुल गांधी के भाषण का आखिरी हिस्सा आप याद कीजिए अजीत जी, 1 मिनट। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इस पर ध्यान जाना चाहिए, कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा जी। यानी अगर पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री चुनेगी तो वो बन जाएंगे। और मुझे लगता है होता भी यही है कि क्योंकि वो कहने की बात होती है डेमोक्रेसी की, लेकिन होता वही है कि पार्टी हाईकमान, कौन कांग्रेस एमपी नहीं चाहेगा अगर ऐसी नौबत आई। रीता बहुगुणा जोशी, सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे पास आ चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही अपने तेवर के साथ। आप थे नहीं, मैंने रीता जी से सवाल पूछा, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष है, 2 तरह के विपक्ष। एक उन्होंने कहा पहले वाले भैया कंघे बेचते थे, नए लोग हेयर कट शुरू कर दिए, गंजों को हेयर कट कर रहे हैं। पहले वाले विपक्ष गंजों के लिए कंघे बेचते थे, ये आपके लिए है, नए वाले तो आम आदमी पार्टी के लिए है। तो आप लोग गंजों को कंघे बेचकर और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, पहली बात तो अभी जो पुरुषोत्तम जी कह रहे थे उसको मैं दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूं। कांग्रेस ने नारा दिया था 2004 में, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो आज वो बिल्कुल चरितार्थ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है। अरे भाई, आप तो सीधा समर्थन दे रहे हैं और उसके बाद आप आलोचना कर रहे हैं। कब तक नूरा कुश्ती करेंगे? यही उत्तर प्रदेश में आप करते रहे कि सपा बसपा के साथ भी हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। तो जनता को मूर्ख बनाने की सीमाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। रही बात इसको जो उन्होंने कहा गंजे को कंगा बेचते थे, तो मैं राहुल गांधी जी को उन्हीं की सरकार के वक्तव्य से याद दिलाता हूं। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमारी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। यानी वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आजादी के 66 साल के बाद दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान में रहने वाली जनसंख्या में से 2/3 लोगों को भरपेट खाना नसीब नहीं है, जिसमें 56 साल इनकी सरकार ने हुकूमत की है। कितने दिन गंजों को कंगा बेचा है इन्होंने? रीता बहुगुणा जोशी, जवाब दीजिए, उसके बाद सुधांशु आपके पास आ रहा हूं, पर जवाब लेते हैं।
रीता बहुगुणा जोशी एक सवाल पूछा, लेकिन साथ में ये भी एक सवाल उठता है रीता जी, एक मिनट रीता जी, उससे उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कंघा बेचने का आरोप वहां लगा रहे हैं विपक्ष पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज राहुल गांधी अगर कहते हैं मैनिफेस्टो की बात और वहां बहुत जोर से जोश में कहते हैं कि पहले मैनिफेस्टो बंद कमरे में बनता था, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तुमसे कोई पूछने आता था, लेकिन मैं पूछ कर बनाऊंगा, तुमसे पूछकर, एनजीओ से पूछकर, कार्यकर्ता से पूछकर। तो सवाल उठता है जब कह रहे हैं बंद कमरे में मैनिफेस्टो बनता था तो 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही और उसमें ज्यादातर नेहरू गांधी परिवार रहा, तो इसका मतलब इल्जाम नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर ही है ना। वो देखिए, दो तीन बात। एक तो आज भारतीय जनता पार्टी निरुत्तर है और भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। सीधी सी बात यह है कि राहुल जी ने आज एक सच्चाई खोली और उन्होंने सच सवाल पूछा। मैं भी सुधांशु भाई से पूछती हूँ, 7 साल आपकी भी सरकार थी, 9 साल इधर हमारी सरकार थी, 10वां साल है। आम आदमी को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया और इन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करिए। सही बात है, चाहे वो देखिए महात्मा गांधी नरेगा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे शिक्षक अधिकार कानून हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था को रीता बहुगुणा जोशी, माफ करिए बीच में रोक रहा हूं, सब भाषण हम सुन चुके हैं राहुल गांधी का। उन्होंने जो कहा, नहीं रीता बहुगुणा जोशी, पीएम ने, प्रधानमंत्री ने अगस्त, एक मिनट, रीता बहुगुणा जोशी, प्रधानमंत्री ने अगस्त 2010 में लाल किले से कहा था कि 100 दिन के भीतर महंगाई काबू में आ जाएगी, और यही बात मार्च 2011 में कहा और 4 साल हो चुके रीता जी, आज फिर वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप भी लाल किले से जो आपने ऐलान किया 100 दिन की जगह 4 साल हो गए। अब चुनाव के समय आप फिर झुंझुना और लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता नहीं मानेगी। देखिए भाई, पिछले 3 साल मंदी के दौर से भारत गुजरा है, बड़े मुश्किल से लड़खड़ा के पूरा विश्व इस समय कहीं मंदी के दौर से, मंदी के प्रभाव से निकल रहा है। पूरा प्रयास हुआ है और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं है, जितना संभाला जा सकता था संभाला गया। और आज भी जो हमारा ग्रोथ रेट है उसे 5, 5.5 के आसपास मेंटेन वो करने में सफल हो रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि महंगाई नहीं रुकी। नहीं रीता बहुगुणा जी, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे। आज राहुल गांधी अगर सारी चीजों के लिए आखिर कहते हैं कि हम बदल देंगे सब कुछ, सवाल उठता है 10 साल तक सरकार तो उन्हीं की थी। आज आप अतीत की बात नहीं कर रहे, भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन अतीत में किसने किया? बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आप कार्यकर्ताओं से कहा, आप जानते हैं कांग्रेस जो पार्टी मन बना लेती है तो करती है। आप देखो अगले 5 साल में हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं पीछे 10 साल में क्या किया, तो यह सवाल उठता है। अगर 2010 में महंगाई का ऐलान किया 100 दिन में और उसके बाद 4 साल हो गए, तो यह सवाल उठता है। रीता बहुगुणा जोशी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा शरद प्रधान और सुधांशु के पास। महंगाई से जूझने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, केंद्रीय सरकार ने बहुत सारे जो प्रयास किए, लेकिन महंगाई सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, प्रदेश सरकारों के सहयोग से जमाखोरी को रोककर, कालाबाजारी को रोककर, अब जैसे उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया था राहुल जी ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जो एग्रीकल्चरल जो उनका वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि उससे मुक्त कर दो सब्जियों को और फलों को, और उससे ताकि ये सब्जियां और फल थोड़ा सस्ते हो जाए। वो सब ठीक है रीता जी, अभी देखिए रीता जी, चुनाव का समय अभी ये सब आप कहेंगे कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब आपका लॉजिक है, ये सब लॉजिक है नॉन परफॉर्मेंस का, जो आप नहीं कर पाई। नहीं रीता जी, ये लॉजिक अब काम नहीं चलेगा। शरद प्रधान आपकी टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। नहीं रीता जी, चूंकि अब परफॉर्मेंस नहीं है, मालूम है कि पूरा विश्व मंदी से गुजरा है, बिल्कुल, और मनमोहन सिंह ने कहा भी कि हमने जो किया उसका क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि आपके खाते में डिस्क्रेडिट ज्यादा है। शरद प्रधान, एक चीज और राहुल गांधी ने कही, राहुल गांधी ने एक बात कही कि जब मैं आपसे मिलता हूं, आप कहते हो चुनाव का, एक मिनट रीता जी, लोगों तक एक मिनट, चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं, चुनाव से पहले ढोलक बजना शुरू हो जाता है, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमें चुनाव लड़ाओ। ये ढोलक बजना चुनाव के पहले, अभी कहना कि कांग्रेस ही सब काम करती है और उसके बाद देश में जो हालत है बदल देंगे। और सबसे दिलचस्प, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 5 फीट दूर बैठे हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हंसते हुए मुस्कुराते, 9 सिलेंडर से हमारा काम नहीं चल रहा है, 12 कर दीजिए। और 20 मिनट के भीतर पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से खबर आती है कि 29 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसला हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री की फरियाद है या फरमान है? और अगर यही है तो उसके लिए AICC की बैठक में ऐलान करने की क्या जरूरत है, पहले ही कर देते शरद प्रधान।
हाँ, मेरा मानना यह है कि देखिए आज जो राहुल गांधी की पूरी स्पीच थी वो एक चीज जो जाहिर करती है कि कितना आम आदमी पार्टी ने कितना रैटल कर दिया है कांग्रेस को, कि उनको जितनी भी यादें, वैसे भी राहुल गांधी अधिकतर उन्हें जो है सो के जागते हैं, वो बहुत से मुद्दों पे जब बहुत समय गुजर जाता है तभी उन्हें होश आता है, तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से दुरुस्त आए वो, तो काफी चीजें उन्होंने वहीं से पिक करी। और दूसरी बात यह है, ये जो इमेज बिल्डिंग पूरी लग रहा था मुझे आज की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और ये उस चीज का नतीजा है जो हाल में अभी छपा था कि 500 करोड़ रुपए की 2 फॉरेन पीआर एजेंसीज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीआर एजेंसीज को एंगेज किया गया है 500 करोड़ रुपए पे, कि राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो उसी का नतीजा लगता है, क्योंकि जितना उनका मेरी नजर में तो मुझे लग रहा था काफी पुट ऑन था, काफी पुट ऑन था। शरद जी, गुस्सा शरद जी, और तमाम बातों पे नहीं आया। आज पता नहीं किस चीज पे गुस्सा आ गया, आज ऐसी कौन सी आउटरेजियस चीज हो गई उस पे गुस्सा है। शरद एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी, जैसा कि शरद प्रधान कह रहे, काफी पोस्टरिंग थी राहुल गांधी का, और साथ में वो भी जवाब कि राहुल गांधी ने जब वहां कहा कि 9 से सिलेंडर 12 कर दीजिए, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और प्रधानमंत्री की तरफ से संकेत गए और पेट्रोलियम मंत्री ने कह दिया। तो एक तरह से दिखावा क्यों है, ड्रामा क्यों है? पहले ही हो सकता था। रीता बहुगुणा जोशी, देखिए बहुत दिनों से पार्टी के अंदर ही मांग उठ रही थी। एक दूसरे इधर राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े समूहों से बात करना शुरू किया है, आम लोगों से, सोशल जो एनजीओ हैं उनके साथ, और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ। तब उन्हें पता चला कि देश की क्या हालत है और महंगाई बुरी है और 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, जब लोगों से मिलने लगा, तो लोगों की बात मानकर पार्टी के अंदर मांग उठी है। तो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे मांग करना कोई अनुचित बात नहीं है। अनुचित नहीं है। तो उन्होंने आवाज दी है देश की महिलाओं की मांग की, उन्होंने आवाज दिया पार्टी के अंदर उठने वाली आवाज को, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, हम तो खुश हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये पोस्टिंग क्यों? ये पोस्टिंग है, उन्होंने मैं समझती हूँ आदेश का पालन हो गया, अच्छा काम हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं, प्रशंसा होनी चाहिए। पहले भी हो सकता था, चुनाव के पहले ऐसे समय में जो एक पोस्टिंग हो रही है कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं चल रहा है, 9 सिलेंडर से 12 कर दीजिए, वीरप्पा मोइली तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो जो फरियाद है वो फरमान की तरह लागू होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बात और राहुल गांधी ने कही है, उसका जवाब आपने नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और बार बार कहते हैं। एक बात और राहुल गांधी ने कही, जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं वो मिट गए, लेकिन हमें नहीं मिटा सकते। जिन्होंने इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, और ये सोच कांग्रेस है। देखिए, पहले तो मैं रीता जी की 2-3 बातों का उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि क्लियर किए बिना आगे चलते नहीं है। चलिए, महंगाई में जितना वर्तमान परिस्थितियों में नियंत्रण जी नहीं, चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं आप बैकवर्ड पहले क्लियर करते हैं, तब सवाल का जवाब देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को 2009 में यह भी नहीं पता था कि 100 दिन के अंदर हम दावा कर रहे हैं, 100 दिन भी वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और 2009 जून मई में जब आपकी सरकार आई तो कौन सी आर्थिक परिस्थितियां खराब थी? 10% की ग्रोथ रेट पे थे, और उसके बाद आप 100 दिन में नहीं कर पाए। दूसरी बात रीता जी ने कही, जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, प्रदेश की भी है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की है, यानी प्रदेश से लेके अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, यूरोजोन, अमेरिका का संकट, सब कुछ है जिम्मेदार, केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में जी नहीं, जवाब दीजिए, उसके रीता जी के पास जाऊंगा, फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल का जवाब पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमाने में जो रोजगार सृजित किया है, हमने 6 करोड़ रोजगार सृजित किए, और आपने 2004 से 2009 के बीच में 27 लाख रोजगार सृजित किए। आपकी अभी जो राहुल गांधी ने बोला कि हमने 12 सिलेंडर दिए, ये क्या दर्शाता है? जैसे सामंतशाही में युवराज खड़े होकर दरबार में ये कहता था कि मैंने दिया, हमने, शहजादे ने कहा, वली अहद सल्तनत ने कहा कि मैंने ये दिया, और पूरा दरबार कहता था जहे नसीब। रीता बहुगुणा जवाब दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, सरकार बहुत तल्ख टिप्पणी है। रीता बहुगुणा जवाब दीजिए। रीता बहुगुणा दर्शा रहा, वैसे ही आप मनरेगा दे रहे हैं, यानी आप रोजगार नहीं दे रहे, आप पार्टी बहुत परेशान है। हम ये आज बहुत परेशान है, इनकी परेशानी में समझती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे दूं। मेरी बात को आपने या तो मैं ठीक से बोली नहीं, आप समझे नहीं। कई फैक्टर्स थे महंगाई में, अंतरराष्ट्रीय मंदी, भारतवर्ष में पर उसका प्रभाव, तेल के बढ़ते हुए दाम,
और उससे जुड़ी हुई महंगाई, लेकिन वो सब उसके समझ गया रीता जी। महंगाई के फैक्टर को थोड़ा कम करने के लिए प्रदेश की भी जिम्मेदारी बनती थी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा सृजन, आपके नौकरियों की बात। नहीं, आप देखिए, आप ये पूरा एजेंडा बता रहे हैं रीता जी। जो उन्होंने कहा वो जवाब नहीं दे रहे। शहजादे ने वहां कहा प्रजा के लिए 3 सिलेंडर बढ़ा दो, और कहा गया जय नसीब जय नसीब। उसका तो जवाब दीजिए। पार्टी के नेता हैं, नहीं बोलने का इनका तरीका है, तो इनका अपना तरीका है बोलने का। लेकिन हमारी आज नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कल हुई, आज हमारी AICC की मीट थी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मौजूद थे, हमारी पार्टी के हैं, हमारे नेता बोल रहे थे, उन्होंने मांग रखी और उस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सहमति जताई। बिल्कुल जतानी थी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पेट्रोलियम मिनिस्टर शायद इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी किसी मंच से ऐसे कहें और पूरा देश देखे कि राहुल गांधी कितने चिंतित हैं घर की महिलाओं के लिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल, जब इस तरह की पोस्टरिंग होती है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, मेरी बात का जवाब नहीं दिया सुधांशु जी ने। मेरा एक प्रश्न ले लीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा आ रहा हूं। आप प्रश्न पूछिएगा रीता जी, मैं आ रहा हूं। एक बार स्टूडियो में इनका जवाब लेता हूं, उसके बाद आऊंगा आपसे। कांग्रेस से जो क्या वो तो हमने आपको बताया। नहीं, मैं चाहता हूं आप जवाब पूछिए। आप भी जवाब मांग सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी से, और पुरुषोत्तम अग्रवाल से भी बात करेंगे। साथ में ये भी मणिशंकर अय्यर ने फिर कह दिया है कि नरेंद्र मोदी चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साथ में ये भी कहा चाहे तो यहीं स्टॉल लगा सकते हैं। ये मणिशंकर अय्यर ने कहा, और भविष्यवाणी भी कर दी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और साथ में राहुल गांधी ने कहा चुनाव हम जरूर जीतेंगे। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता कैसे डकार गए आपका हक? कहां गए आपकी गाढ़ी कमाई के 800 करोड़ रुपए? सरकारी अस्पताल में कैसे फैला राजनीति का वायरस? आपके इलाज का हक छीनने वाले होंगे बेनकाब। मेरे साथ साडा हक, कल शाम 7 बजे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पहले ब्रश करने पर भी दर्द नहीं जाता था, और अब नो पेन। सी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डाबर रेड पेस्ट बोलिए। अगर ब्रश करने के बाद भी आपके दांतों में प्रॉब्लम्स हैं, तो अपना रेगुलर टूथपेस्ट बदलो डाबर रेड पेस्ट से। पेस्ट एक्सचेंज करने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल दो या लॉग इन करो। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें। बहू, जरा बढ़िया सी चाय बनाना। अरे बहू, चाय नहीं बनाई तो थी पर नई ताजा मसाला चस्का। इसमें है इलायची, अदरक, लौंग का अनोखा स्वाद। ऐसी स्वाद भरी चाय चस्का लग जाए। नया बजाज डिस्कवर 100M 100cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। एक और बाबा, लास्ट। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए MC हमेशा। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट पारिवारिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है? इसके जड़ पे काम करे झंडू विगोरेक्स। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है, जो आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले। झंडू विगोरेक्स। आज फिर से खाना खाकर सो गए। आज इंडियंस को फिर से हराएंगे। कई दिनों से जीत रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ?
रेडिकल राइस आपको सुलाता नहीं जगाता है, क्योंकि इसमें है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो रखें आपको एक्टिव। रेडिकल राइस फॉर द वाइज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी आज बहुत तीखे तेवर के साथ कांग्रेस की बैठक में थे, एआईसीसी की बैठक में थे। आक्रामक तेवर, एंग्री यंग मैन की तरह राहुल गांधी दिखे। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। ये भी कहा मोदी, चूंकि लगातार मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस एक सोच है, जिसने भी इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो अपने आप में मिट गया। और तमाम तल्ख बातें तीखे तेवर के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, आपको सवाल पूछना चाह रही थी ब्रेक के पहले सुधांशु से। पहले आप सवाल पूछें, उसके बाद हम बाकी मेहमानों से बात करें। रीता बहुगुणा जोशी। राहुल जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जो सब लोगों को छू गई और हम लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई आम आदमी की बात सब कर रहे हैं आज, लेकिन आम आदमी के हाथ में ताकत देने का काम किसने किया? चाहे वो पंचायत राज से हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे शिक्षा का अधिकार कानून हो, चाहे महात्मा गांधी लोकपाल तो आपने कैसे किया ये पूरा देश जानता है। लोकपाल का श्रेय तो आप मत लीजिए। आम आदमी को सशक्त करना, चाहे शिक्षा से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे सूचना का अधिकार कानून से हो, सब कांग्रेस ने किया। और बाकी तो देश में जो आम आदमी त्रस्त है, चाहे महंगाई से हो, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, ये सब भी कांग्रेस ने ही किया। आम आदमी की इस बात का तो जवाब दें, हम उसका जवाब हम देंगे जी। इस बात का जवाब दें कि आप आज अगर भ्रष्टाचार खुल रहा है, तो अगर सूचना का अधिकार कानून हम नहीं देते तो क्या ये खुल सकते थे? तो बहुत एहसान कर दिया आपने। पहले हजारों करोड़ के घोटाले हुए, अब उसके बाद आरटीआई दे दिया। आप कह सकते हैं घोटाले कर रहे हो, हम आरटीआई से पकड़ पा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कानून। और देखिए, राहुल जी ने यह भी कहा कि इसी दायरे में हमारे लोग भी आएंगे। हमें मालूम था कि हमारी सरकार पे भी उंगली उठ सकती है, उसके बावजूद हमने आम आदमी को सशक्त किया। तो देखिए, जो किया उस पे तो मानिए। चलिए, उस पे मानते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया, हमने बनाया, बहुत अच्छा किया। जी जी जी। देखिए, आरटीआई और बाकी जो राहुल जी ने किया है, लोकपाल कैसे किया पूरा देश जानता है, लेकिन इस पर काफी बातें हो रही है। रीता बहुगुणा जी, हम आज जो राहुल जी ने बाकी बातें की उस पर बात करेंगे। सुधांशु जी, आपके पास आएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक टिप्पणी कि इसको राहुल गांधी ने जो कुछ कहा आज पूरे तेवर के साथ, और उसमें एक सही है कि जोश भरने की कोशिश की, और हम भी हैं रेस में, ये बताने की कोशिश की कि हमें ये मत समझना कि हम मोदी से हार मान गए, या मोदी का रथ इतना आगे बढ़ गया, या आम आदमी पार्टी से हम डर गए, इसलिए रेस में है और बहुत तेज है। ये बताने के लिए ऐसा है। देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, चलने भी चाहिए। दोनों राजनीतिक पार्टियां विरोधी परिप्रेक्ष्य है दोनों का। लेकिन राहुल गांधी का जो आज का जोश था, वो एक सोचा समझा परफॉर्मेंस था। और ये बात मैं किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस जरूरी था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है, और उस विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा से हारने के बाद और दिल्ली में जो स्थिति बनी, जिसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ ये था कि आपका आम आदमी का मुहावरा ही कोई और पार्टी लेके उड़ गई। और इसलिए ये बेहद जरूरी था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को जोश दिलाने के लिए और टेलीविजन के जरिए कांग्रेस के संभावित वोटर तक ये बात पहुंचाने के लिए, असल में जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को सोचना इस बात पर चाहिए। सही कह रही है रीता जी कि आरटीआई दिया, मनरेगा दिया, और भी बहुत सी चीजें हुई। सही कह रही हैं वो। सवाल ये कि इस सब के बावजूद जितना आपने दिया बहुत लिया भी नहीं, इस सब के बावजूद आपकी हालत यह है कि राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस का ऐसा परफॉर्मेंस सन 77 के बाद तक नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। आज आपकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी लगभग साफ है। दिल्ली में जो हुआ वो हम देख रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को इस बात पर सचमुच गहरा चिंतन करना होगा कि कहां ऐसी चीजें हुई कि सरकार के जो अच्छे काम थे वो जनता तक नहीं पहुंचे, और सरकार के द्वारा पैदा की गई जो समस्याएं थीं उनके बारे में असंतोष दिनों दिन बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है। तो ये असल में देखिए, नहीं अजीत जी, मैं जो कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज भाषण बहुत अच्छा दिया, इरादे बहुत नेक दिखाए। असली सवाल यह है, और इसके लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है, कि वो अगले 2 महीने में 3 महीने में क्या करने वाले, उस जोश को अपने व्यवहार में उतारने की उनके पास क्या विधि है, इसका कहीं कोई संकेत आज के भाषण में दुर्भाग्य से नहीं है। चलिए, अतीत की बातें ज्यादा हमेशा कांग्रेस के नेता करते रहे, और इसलिए गांधी से लेकर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और तमाम बातें होती है। रीता बहुगुणा, आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं शरद प्रधान की एंट्री इसमें चाहता हूं डिबेट में, और सुधांशु त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा। राहुल गांधी का भाषण फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला लग सकता है, लेकिन क्या
लोग अगले 3 महीने में लगेगा कि ये सब चीजें कुछ हो सकती है जो 10 साल में नहीं हुई। सरकार उन्हीं की थी। अगर आज आप महंगाई पर बात करते हैं, कहते हैं 3 महीने में मैं ये कर दूंगा, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कुछ विधेयक लाने की बात करते हैं, क्या जनता मानेगी कि राहुल गांधी में वो कन्विक्शन है जो 10 साल या 5 साल या 4 साल जो नहीं हुआ, वो शिकायतें हैं, वो यही शख्स दूर कर सकता है और ये ईमानदारी से जो कह रहा है उस पर यकीन करें? शरद प्रधान नहीं, पास्ट रिकॉर्ड तो राहुल गांधी का ये रहा है कि ये बोलते कुछ हैं और हकीकत में ग्राउंड पे कुछ और होता है, क्योंकि ये बोल करके थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन करीब है तो मुमकिन है कि ये डटे रहें और अपने वर्कर्स के में जोश भरने के जो प्रयास किया है वो तभी सफल हो सकता है अगर ये सस्टेन करा, यही टेम्पो मेंटेन रखा। अगर ये फिर से गायब हो गए सीन से, जैसा कि अमूमन करते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज जो आप गैस वाली बात कर रहे थे, वहां मैं इंटरवीन करना चाह रहा था। उसमें ये राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड्स भी जाहिर होते हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है प्रधानमंत्री बनाने की, वो एमपीज इलेक्ट करते हैं, एक प्रोसीजर है। और यहां गैस के मामले में प्रोसीजर और गवर्नमेंट की वर्किंग का कुछ नहीं हुआ, यहां आदेश हुआ और उसका पालन हो गया। चलिए इसका जवाब रीता बोगना जोशी से, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। रीता बोगना जोशी, 1 मिनट और बोले। जी 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 भाई उन्होंने मांग रखी नहीं, उन्होंने मांग रखी और उसके बाद तुरंत पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कैबिनेट में हम पहले बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं। तो एक फैसला हो जाएगा उस एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी की फरियाद या फरमान के बाद। ये जाहिर करता है कि फरमान है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है राहुल गांधी। मैंने भी सुना। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, प्रेसिडेंट बनेगी, प्रधानमंत्री देश की महिलाओं, उन्होंने सीधे कहा हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के अंदर ये विचार है और देश की महिलाओं की ये मांग है, क्योंकि वो अलग अलग समूह में आजकल लोगों से मिल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को बनाने के लिए। बहुत दिनों से हम लोगों की भी मांग थी, तो देखिए मांग की गई और अगर वो पूरी हो रही तो उसका मैं बिल्कुल। और वो भी चुनाव का वक्त है, वक्त का तकाजा है। अगर अभी आप सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं तो जनता आपको खारिज कर देगी। और दूसरा, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी। और दूसरा अग्रवाल जी ने जो बात कही जी, टाइम दे दीजिए जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने पूरी बहस सुनी, राहुल गांधी का तेवर भी सुना, फिर मैं उसी पर चाहता हूं जरा सफाई से जवाब दीजिए। आप पहले बैकलॉग रीता बहुगुना का क्लियर मत करिएगा कि एक तरह से साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि जिसने भी कांग्रेस को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया। ये नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हुंकार भरते हैं। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो प्रतिक्रिया दिखाई है वो उत्साह की है या व्याकुलता की है, ये देखने की बात है। वो जोश है या छटपटाहट है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आदमी करता है, हताशा में भी करता है और उत्साह में भी करता है। तो मैं मानता हूं वो विधानसभा चुनावों में पराजय और लोकसभा चुनावों की अवश्यंभावी पराजय के कारण एक छटपटाहट है। अब हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को मिटाने की कोशिश करता है वो मिट जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी जिसने 60 साल तक अपना सिर्फ स्टेटस बना के नहीं रखा, बल्कि अपना कद कांग्रेस के बराबर और एक दौर में कांग्रेस से बड़ा किया। यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो भारत की राजनीति हुआ करती थी उसको बाइपोलर किया, और आज जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे सत्ताधारी दल होने के बावजूद सबसे नई पार्टी जो कि उनके लिए चोर और बेईमान शब्द का प्रयोग करती है, हमारे शब्द नहीं है, उससे भी हाथ मिला रही है। किसको रोकने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन आपको एक और बता दें खुशखबरी, इसका अर्थ यह है कि सुधांशु जी, रीता बहुगुणा जवाब दें उससे पहले खुशखबरी और बता दूं। मणिशंकर अय्यर ने आज कह दिया है कि वो चाय बेचने के लायक हैं और कहा वहीं एआईसीसी में यहां चाहें तो स्टॉल लगा लें। मैं उसी पे आ रहा हूं। हमने भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित कर दिया है। एक दौर था जब कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज साफ दिख रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट है। रही बात इसकी जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि चाय बेचें, ये बहुत ही घटिया निकृष्ट कोटि का एक बयान है जो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं, पर उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चुनाव के बाद
ये तय हो जाएगा कौन कहां चाय बेचने के लिए खड़ा होगा। जी रीता बहुगुणा जोशी जी, आप जवाब उनका दीजिए, लेकिन सवाल तो ये उठता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप ऐसे शख्स के लिए ये कहना कि चाय बेचने लायक हैं और यहीं स्टॉल लगा लें एआईसीसी जहां भी अधिवेशन आपका ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है, तो ये लगता नहीं कि बहुत ही बिलो द बेल्ट प्रहार है? और अगर ऐसी बातें करते हैं तो उसके बाद अगला भी इसी तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहले तो इनके पहली बात की प्रतिक्रिया, जिन्होंने कहा कि हमने अपने आप को बनाकर रखा और बहुत आगे कांग्रेस से निकले। सन 1990 तक इनकी प्रेजेंस लगभग नगण्य थी। 91 के बाद इन्होंने जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सांप्रदायिक दौर भारतवर्ष की राजनीति में लाए, कितने हत्याएं हुई, कितने लोग मरे, उसके बाद इन्होंने अपनी एक डिविजिव पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़े। और 2002 में क्या हुआ गुजरात में वो सब जानते हैं। तो इनकी बाइपोलर नहीं है, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो डिविजिव पॉलिसी है, बांटकर समाज को आगे बढ़ने की राजनीति है। जहां तक मणिशंकर अय्यर जी के टिप्पणी का प्रश्न है, उन्होंने स्वतः, मैंने खुद देखा टीवी पे, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, बल्कि आज राहुल गांधी ने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी तो बम भी है। उन्होंने कहा मैं बहुत ही मार्जिनलाइज फील कर रहा था, बहुत टेंशन में था, राहुल गांधी ने हौसला बढ़ा दिया, वो बम हो गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक पैनलिस्ट और परिवक्ताओं की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। माननीय मणिशंकर अय्यर जी ने कुछ बोला होगा, उसकी टिप्पणी का खुद जवाब उन्होंने दिया है, उस पर हमारी कोई सहमति नहीं है और हम उस पर टिप्पणी नहीं करना। चलिए रीता बहुगुणा, पुरुषोत्तम इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम अग्रवाल, उसके शर्त प्रधान आपके पास आऊंगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि कांग्रेस, जी एक मिनट, एक सुधांशु त्रिवेदी संक्षिप्त, उसके बाद पुरुषोत्तम जी को। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए जी। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने जो बोला है वो एक बार फिर कांग्रेस की उस सामंतवादी मानसिकता को दिखाता है जो यह दर्शाती है कि वो ये मानते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति महान देश के पद पर नहीं पहुंच सकता है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा हम डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, बस संक्षिप्त में 2 वाक्यों में कहूंगा। आपने सेना में मुस्लिम काउंट की बात कही, आपके प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, आपके गृह मंत्रालय ने पहली बार मुजफ्फरनगर में मारे गए दंगों के लोगों की संप्रदाय के आधार पर सूची जारी की, आपकी सहयोगी सपा ने राहत कैंपों में राहत भी। अब देखिए, मुजफ्फरनगर पर बात करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, फिर संगीत सोम से लेकर और बाकी बीजेपी के 3 विधायकों ने किया वो भी बात करेंगे, जिस पर बात करेंगे। सुधांशु जी नहीं, मुजफ्फरनगर पर बात करेंगे तो बीजेपी के दागदार विधायकों की भी बात होगी। बैठे लोग हैं, मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दे जी, जो मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दे। 30 सेकंड, 30 सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड, वक्त की कमी है, बाकी लोगों से बात करिए। जो माइनॉरिटी होती है, हाँ, मैं 30 सेकंड में कह रहा हूं, होता है वो मार्जिनलाइज्ड होता है। 1 मिनट 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दो। रीता बहुगुणा जोशी, सुधांशु त्रिवेदी को 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद रीता जी 1 मिनट, पॉलिटिक्स है, रीता जी 1 मिनट, डेफिनेशन ठीक कर लीजिए। रीता जी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। देखिए, संसाधन से लेकर राहत तक और दंगे से लेकर सेना तक हर परिवेश को जिन्होंने बांटा, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर, और वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हम डिविजिव पॉलिटिक्स। चलिए, आपने तो बहुत इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है, गुजरात में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ, 2002 में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ, वो देश जानता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो उन्होंने कहा, मैं 2 बातें, हाशिए पे बैठे हुए लोगों को, रीता बहुगुणा जी 1 मिनट शुरू में बात करने दीजिए। रीता बहुगुणा, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि भाजपा के मित्रों की एक समस्या ये है कि थोड़ी सी सफलता मिलने पर वो बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लेने लगते हैं। ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि 1984 में भाजपा की 2 सीटें रह गई थी। बिल्कुल। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि 1980 में भाजपा जो है वो हिंदुत्व छोड़ के एकाएक गांधीवाद समाजवाद की ओर लपक ली थी, गांधीवादी समाजवाद, और फिर गांधीवादी समाजवाद कहाँ गायब हो गया किसी को अता पता नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के साथ होता रहता है, ना कोई कांग्रेस गायब होने जा रही है, ना भाजपा गायब होने जा रही है। दूसरी बात ये इसी से जुड़ी हुई कि किसी के सामाजिक उद्गम के आधार पर उस पर प्रतिकूल टिप्पणी करना एक बहुत ही गलत चीज़ है, और मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता ने ये किया, इस पर कांग्रेस को सचमुच संकोच में होना चाहिए। एट द सेम टाइम किसी के सामाजिक उद्गम पर दूसरी ओर से टिप्पणी करना और सारी दुनिया युवराज कहती है, युवराज की जगह शहजादा कहना, उसका भी एक निश्चित अर्थ है, और उसके लिए भाजपा को, जैसे जेम्स माइकल लिंगदो कहने का था, जी जेम्स माइकल लिंगदो कहने का था, उसके लिए भाजपा को संकोच में होना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर मेरी चिंता यह है कि हमारे देश के नेता
नेताओं ने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है, और जब दूसरी की ओर से गिरता है तो बहुत उछलते हैं, जब अपनी ओर से गिरता है तो उसको बहुत स्वाभाविक कहते हैं। जी शरद ये प्रधान, बहुत चिंताजनक है। शरद प्रधान, चुनाव में चिंताजनक तस्वीर हम देख सकते हैं, जिस ढंग से नेता लोग कई बार बिलो द बेल्ट बयान देते हैं। हालांकि आपके सूबे से ऐसे बयान बहुत आते हैं। 2 चैंपियन आपके यहाँ, नरेश अग्रवाल और दूसरे बेनी प्रसाद वर्मा, दोनों वही हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से बयानबाजियां होती हैं, बहुत बिलो द बेल्ट हिट होगा। मुझे लगता है इस पर भी सोचने की जरूरत है नेताओं को। नहीं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो क्या क्या कह दिया जाता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और खाली उनको नहीं कह दिया जाता है, अभी तो हाल में ये तक हुआ कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए तो उनके चैनल बंद कर दिए गए। बिल्कुल, यहाँ तो बहुत हरकतें होती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो डेमोक्रेटिक होने की बात करी, उस पर मुझे बड़ा कई सवाल उठाने का सवाल उठते हैं कि वो एक तरफ तो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटाइज करने की, लेकिन जो बोलने का उनका अंदाज था वो बिल्कुल फ्यूडल लॉर्ड की तरह था। दूसरा ये कि जब वो बात करते हैं कि हम बिल्कुल ये कर देंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इस तरह करेंगे, अभी तक जो प्रक्रिया रही है, एक तो इनको बड़ी देर में होश आया, आम आदमी पार्टी को देख करके लगता है होश आया। दूसरा ये कि इनको जो अभी तक प्रक्रिया रही है और आज तक भी है, जाति और धर्म के आधार पर तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं, पूरी वोटिंग पूरी लिस्ट बनाई जाती है उस आधार पर, हर पार्टी यही करती है। और बात करते हैं, सबने लगता है कॉपीराइट ले रखा है सेक्युलरिज्म के नाम पे, वो भी यही कहते हैं, आजकल तो मोदी भी कहते हैं सेक्युलर होने का, मुलायम सिंह भी कहते हैं, तो ये भी एंड होना चाहिए। बिल्कुल, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, और आज राहुल गांधी ने बहुत एम्फसाइज किया, क्या मतलब, क्या किसी के पास कॉपीराइट है इस देश में सेक्युलरिज्म का? नहीं, लेकिन चुनाव में भी होगा, क्योंकि सेक्युलर बनाम कम्युनल ये चुनाव होगा। यहीं पे खेल अभी होगा कि कौन धर्म कौन सांप्रदायिक है। सेक्युलरिज्म का मजाक बन गया है, बिल्कुल मजाक बन। रीता बहुगुणा जोशी एक बात कही, आम आदमी पार्टी से प्रभावित हैं आप नकल करके। राहुल गांधी ने कहा भी कि हम सीखेंगे। अब सीखा क्या, देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 15 इलाकों में कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो अब आप सीखने लगे। आम आदमी पार्टी आपके लिए एक पॉलिटिकल टीचर बन गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल। बिल्कुल, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात ये आज कि राहुल कि आम आदमी, जवाब लेता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी का नाम कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको पूरी शक्ति दी और आम आदमी के हाथ में ताकत दी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आज से नहीं 10 साल से डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस और एसयूआई को पूरी तरह से खोला, वहां पे चुनाव कराए। नहीं तो 10 साल से बात कर रहे थे, क्या राहुल गांधी की बात मानी नहीं जा रही थी? रीता बहुगुणा, पूरा देश सुन रहा है, कोई यकीन करेगा कि राहुल गांधी 10 साल से कर रहे हैं और राहुल गांधी कर नहीं पा रहे? स्टेट के प्रेसिडेंट राजनीति में भाषा की शुचिता का व्यवहार बहुत आवश्यक है। अब आप पूछिए। नहीं, दूसरी चीज क्या आज, नहीं, आप जब पोस्टरिंग करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी और ये माहौल है, डेमोक्रेसी की बात, लोकतांत्रिक पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की बात, मैं फिर करूं जिसका जवाब आपने नहीं दिया। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो आज तक बंद कमरे में बनता था, अब हम आपसे पूछकर बनाएंगे, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, आपसे किसी ने कभी पूछा, लेकिन हम आपसे पूछेंगे। ये राहुल गांधी उसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिस पार्टी में उनकी मां सोनिया गांधी रही हैं, उनके पिता राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, नेहरू तक। तो इसका मतलब अब तक कांग्रेस में बंद कमरे में फैसला होता था, डेमोक्रेसी नहीं थी जिसको राहुल गांधी लाना चाह रहे हैं। आप लिटरल मीनिंग पे क्यों जाते हैं? विचार देखिए भाई, हमारे जो सीनियर नेता थे, जो 5 साल उनके अनुभव होते थे, जो पार्टी का अनुभव होता था, उसके आधार पर हमारे सीनियर लीडर्स बैठ के उसको ड्राफ्ट करते थे। लेकिन आपका मतलब उनका कार्यकर्ता से नहीं है, आपका मतलब है कि वो जनता को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के देखा देखी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जनता को इन्वॉल्व किया। गांव में जा रहे हैं, कहिए ना, हमने आम आदमी पार्टी से सीखा ये सब। चौपालों में लोगों से बात करते हैं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। जी। राहुल गांधी आज पहली बार काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का चौपालों में बैठना, रात गांव में बैठ के लोगों के मशवरे लेना, राय लेना, और अगर अब वो पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको अब रेंज संभालने को दी गई है, तो हर जो अध्यक्ष आता है वो कोई ना कोई नई रिवायत लाता है। बिल्कुल नई रिवाज लाता है। रीता बहुगुणा, वक्त की कमी है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड सिर्फ मेरे पास है। रीता बहुगुणा, रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, 30 सेकंड में मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सम अप रिएक्शन। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा, जो रीता जी कह रही है, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूं, तो उनको यह भी कहना चाहिए था कार्यकर्ताओं से कि अध्यक्ष कौन होगा ये आप तय करिए।
हमने कभी पूछा प्रधानमंत्री कौन होगा आप तय करिए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष पे अध्यक्ष का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के कैडर से लेकर लीडर तक तय करता है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन किसी और दिन। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। किसी दिन आपकी पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी पर भी बात करेंगे, कैसे मोदी चुने जाते हैं, कैसे आडवाणी को भवन में रहते हैं, इस पर भी बात करेंगे किसी दिन। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।